1984 में 1976 में संविधान में शक्लो शब्द जोड़ दिया। 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बना दिया। ना भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन है, ना भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन है। माइनॉरिटी कौन है? गॉड नोस, नो वन नोस। 1% वाला माइनॉरिटी, 0.5% वाला माइनॉरिटी की 1.5% वाला माइनॉरिटी, कुछ नहीं पता। और 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट किया और एक झटके में सेक्शन 6 से जोड़ा सिटीजनशिप एक्ट में, और असम में 60 लाख बांग्लादेशियों को असम का नागरिक बना दिया। हमने उस सेक्शन 6 से को चैलेंज किया हुआ है, 5 जजों की बेंच ने सुनवाई कर लिया है, फैसला रिजर्व हो चुका है, कभी भी फैसला आ सकता है उसका। 1986 में साहबानों का फैसला आया, बाकायदा ऑर्डिनेंस ला के पलट दिया। 1990 में 4 राज्यों की सरकार गिरा दिया। चलो मान लो दुश्मनी थी कल्याण सिंह जी से, लेकिन हिमाचल की सरकार ने क्या बिगाड़ा था? राजस्थान की सरकार ने क्या बिगाड़ा था? आज कहते हैं तानाशाही है, तानाशाही। तानाशाही देखो, गजब की तानाशाही। चलो एक बार मान लिया कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी, ऐसे उन्होंने गलत क्या किया भाई? वहशी दरिंदों के नामों निशान को मिटाना ये सरकार की ड्यूटी है, तो उन्होंने खुद नहीं मिटाया, थोड़ा सा टाइम दे दिया मिटाने के लिए, लोगों को, आम जनता ने मिटाया, और उसके बदले 4 सरकार गिरा देना, और आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद एक बहुत भयानक कांड हुआ। 1990 में जब अयोध्या में ढांचा गिरा, उसके बाद अजमेर में 1,500 बेटियों को चुन चुन के ब्लैकमेल किया। वो बदला लेने के लिए किया गया था। जो ढांचा गिरा था उससे बदला लेने के लिए उन्होंने अजमेर में वो खेल खेला, और 91, 92 आते आते 1,500 बेटियों को, और 1,500 बेटियों में किसकी? ब्राह्मण की बेटियां, क्षत्रियों की बेटियां, मारवाड़ी समाज की बेटियां, माहेश्वरी समाज की बेटियां, अग्रवाल समाज की बेटियां, चुन चुन के टारगेट किया उन्होंने। और वो जो संरक्षण जिसका था वो भी सेम पार्टी थी, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने संरक्षण दिया। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। पूजा और प्रार्थना में अंतर होता है, जैसे धर्म और रिलीजन में अंतर होता है, ऐसे वर्शिप और प्रेयर में अंतर होता है, और वैसे ही प्लेस ऑफ वर्शिप और प्लेस ऑफ प्रेयर में अंतर होता है। वर्शिप की जाती है मंदिर में, और प्रेयर की जाती है चर्च और मस्जिद में। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, और मस्जिद और चर्च को क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ प्रेयर। प्लेस ऑफ प्रेयर फिक्स नहीं होता, आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भगवान स्थापित नहीं है, वहां देवता स्थापित नहीं है, वो जस्ट एक प्लेस ऑफ असेंबली है, वहां जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं किसी और को ध्यान कर रहे हैं। आप एयरपोर्ट पे पूजा स्थल होता है या प्रार्थना स्थल होता है? प्रेयर रूम होता है या वर्शिप रूम होता है? प्रेयर रूम, यस। और एयरपोर्ट पे जाएंगे, हर 3 साल के बाद वो प्रेयर रूम शिफ्ट होता हुआ मिलेगा, कहीं यहां रहेगा, अगली बार कहीं और रहेगा, अगली बार कहीं और रहेगा। जबकि पूजा स्थल कभी बदलता नहीं है। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। शहरों में तो मंदिर बन जाते हैं, गांव में मंदिर भी नहीं बन पाता। तो गरीब लोग क्या करते हैं, नीम के पेड़ के नीचे भगवान शिव को एक शिवलिंग रख देते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग रख देते हैं, जो वट है, बरगद है, उसके नीचे कोई एक मूर्ति रख देते हैं और उनकी पूजा करते हैं। आंधी आने के बाद कई बार पीपल का पेड़ टूट जाता है, लेकिन मंदिर की पवित्रता खत्म नहीं होती। कई बार नीम के पेड़ के नीचे शिवलिंग रहता है, लोग पूजा करते हैं, आंधी आता है, नीम का वो कुछ टहनियां टूट जाती हैं, लेकिन उसकी पवित्रता भंग नहीं होती। तो जैसे नीम का पेड़ उखड़ने से, पीपल का पेड़ उखड़ने से, बरगद का पेड़ उखड़ने से मंदिर का स्वरूप नहीं बदलता, वैसे ही मंदिर का गुंबद बदल देने से मंदिर का स्वरूप नहीं बदलता। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। लेकिन महापाप आप देखिए,
1991 में कानून बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून। कानून जिसके लिए बनता है उसके भले के लिए बनता है। जैसे महिला के लिए कानून बनेगा तो उसमें कुछ लिखा होगा, महिला विमेन शब्द आएगा। SC ST के भले के लिए कोई कानून बनेगा तो उसमें SC ST शब्द आएगा। आर्मी के भले के लिए कोई कानून हो उसमें आर्मी शब्द आएगा। तो नाम रखा पूजा स्थल कानून, और मकसद क्या था? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के द्वारा जो मंदिर तोड़े गए थे उनको लीगलाइज करना। और उस एक कानून ने हमारे मंदिरों को रिक्लेम करने में पूरा बीच में दीवार का काम किया। कोर्ट में हमने चैलेंज किया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 5 जजों को रेफर हो गया है, सुनवाई शुरू होगी, मुझे पूरा भरोसा है वो भी खत्म होगा। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। उद्देश्य क्या था? हिंदुओं को आपस में बांट देना और कन्वर्टेड हिंदुओं को फायदा पहुंचाना। 1992 के पहले हिंदू जैन का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, हिंदू बौद्ध का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है 1992 वाले कानून के बाद से, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए आपने कुछ लाभ दे दिया। अब हर व्यक्ति माइनॉरिटी बनना चाह रहा है। जैन कह रहे हैं हम हिंदू नहीं, हम तो माइनॉरिटी है। बौद्ध कह रहा है हम हिंदू नहीं, हम तो माइनॉरिटी है। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा लाभ मिलता है, फैक्ट्री खोलने में लाभ है, स्कूल खोलने में लाभ है, लोन लेने में कुछ बेनिफिट है, अलग अलग टाइप के उसके बेनिफिट है। ऐसे ऐसे कानून काम किए गए। यहां पे हमने PIL फाइल किया है और कहा है कि सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन तो कर दो। माइनॉरिटी है कौन? 1% वाला कि 2% वाला? आखिर माइनॉरिटी है कौन? UN कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, जिसका कोई आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो और संख्या में नगण्य हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। यानी मैक्सिमम 1% होना चाहिए। और हमारे देश में 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए और जो कन्वर्टेड हिंदू मेजॉरिटी में है वहां माइनॉरिटी कहलाता है। जैसे कश्मीर में हिंदू 2%, कन्वर्टेड हिंदू 96%, कन्वर्टेड हिंदू माइनॉरिटी कहलाते हैं और 2% हिंदू मेजॉरिटी कहलाते हैं। लक्षद्वीप में हिंदू 2%, कन्वर्टेड हिंदू 97%, कन्वर्टेड हिंदू माइनॉरिटी कहलाते हैं। 97% वाला माइनॉरिटी कहलाता है, 2% वाला मेजॉरिटी कहलाता है। नागालैंड में 8% हिंदू है, वो मेजॉरिटी कहलाता है। 88% कन्वर्टेड हिंदू है, वो माइनॉरिटी कहलाते हैं। ऐसा चमत्कार, ऐसा अजूबा पूरी दुनिया में नहीं होता। और ये इसलिए जारी है क्योंकि एक तो जागरूकता की कमी है, कलेक्टिव वॉइस नहीं उठ रही है इसके खिलाफ, सब लोग मिलकर इस खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। मेरा आप लोगों से आग्रह है, अब आवाज उठाना शुरू करिए। आवाज उठाने का तरीका है, थोड़ा सोशल मीडिया का उपयोग ऐसे कार्य के लिए करिए जो भारत को बर्बाद करने के लिए जितने नियम कानून बनाए गए उनको खत्म करने के लिए, उनको बदलवाने के लिए थोड़ी आवाज उठाइए। 2004 में माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना दिया। भारत में कम से कम 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। 2010 में FCRA बना दिया, माओवादियों, नक्सलियों, जिहादियों, मिशनरियों सबको फंडिंग कराने के लिए। रोहिंग्या बांग्लादेशी को प्रमोट करने के लिए अनेक सारे कानून बनाए। तो अगर आप ध्यान से देखें, जिसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, इनफैक्ट वो देश विरोधी पार्टी है। और आज भी उस देश विरोधी पार्टी की सरकारें बन रही हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस देश विरोधी पार्टी की आज भी सरकार बन रही है। जो पॉलिटिकल पार्टी मुगलों के एजेंडे को आगे बढ़ा रही है, अंग्रेजों के बचे हुए काम को आगे बढ़ा रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी को भारत में वोट मिलना, उसमें या तो उनकी चालाकी समझिए या अपनी बेवकूफी समझिए। कुछ तो गड़बड़ है। और उसका एक बड़ा कारण है, भारत में ट्विटर पे 5 करोड़ लोग हैं। 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। हम लोग फेसबुक को आउटडेटेड मान चुके हैं। हमें लगता है फेसबुक है। सच्चाई है तो गांव के किसान, मजदूर, रेडी पटरी वाले, सब्जी बेचने वाले और जो कॉमन मैन है भारत का, वो फेसबुक ही यूज करता है और उसको इन सब बातों की जानकारी नहीं, वहां तक बात पहुंची नहीं रही है। बातों को पहुंचाना है तो स्वाभाविक सी बात है, हमें सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा।
आप गूगल करेंगे तो कभी गूगल करिएगा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, तो आपको दुनिया के कुछ आतंकवादी संगठनों का नाम मिलेगा, जैसे अब्दुल्ला आजम ब्रिगेड, अबू सयाफ, अदन अभियान, अल हरमैन, अल इत्तिहाद, अल नुसरा, अल कैदा, अंसार अल सरिया, अंसार डैन, बुको हराम, हक्कानी, हरकत जहाद, हिजबुल्लाह, जमीयतुल अंसार, जिहाद यूनियन, जैसे मोहम्मद, जैसे मुजाहिरीन, जमात इस्लाम, ऐसे 60 देशों के नाम मिले हैं। हमारे देश में आरएसएस को तो बैन किया गया, लेकिन कांग्रेस ने कभी इन आतंकवादी संगठनों को बैन नहीं किया। आरएसएस को बैन कर दिया, जो इन संगठनों से लड़ रही है, जो जिहादियों से लड़ रहा, जो मिशनरियों से लड़ रहा, भारत को बचाने के लिए लड़ रहा। और हमें जब कभी कोई संघ के प्रचारक मिले ना, उनसे विशेष रूप से उनको प्रणाम करना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? हम तो 5 दिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, 10 दिन घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मौज मस्ती के लिए भले घर छोड़ दें, बाकी और किसी काम के घर छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? उन्होंने अपनी पूरा जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया, निस्वार्थ भाव से। एक ही उनका सपना है कि भारत बच जाए। अरे उनके तो बच्चे भी नहीं है कि उनको अपने बच्चों की चिंता है। जो प्रचारक निकलते हैं, किसके लिए निकलते हैं? हमारे आपके लिए निकलते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित हो जाए, घुसपैठ बंद हो जाए, धर्मांतरण रुक जाए, जो और भारत के सामने समस्याएं चल रही हैं वो रुक जाए। इसीलिए वो सब कुछ त्याग देते हैं हमें, लेकिन उनकी कीमत नहीं पता।